भविष्य में एक बड़े सोलर फ्लेयर ने हमारी ओजोन लेयर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पृथ्वी अब एक वेस्टलैंड बन चुकी है, रहने के काबिल नहीं। पूरी दुनिया में एक्सट्रीम मौसम हो रहे हैं और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए हर जीव को छाया में रहने की जरूरत है। फ्लेयर के 15 साल बाद इंजीनियर फिंच अपने रोबोट पार्टनर डुई के साथ सप्लाईज की तलाश में बाहर है। यूवी रेस से बचने के लिए उसने एक खास सूट पहना है जो उसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और रेडिएशन लेवल ज्यादा होने पर उसे वार्न करता है। फिंच हल्का सा गुनगुनाता है और अपने पार्टनर डुई के साथ एक स्टोर में घुसता है और जो कुछ भी मिलता है उठा लेता है, जिसमें डॉग फूड भी शामिल है। फर्श पर ढेर सारी लाशें पड़ी है लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। काम खत्म होने के बाद फिंच उस बिल्डिंग पर निशान लगा देता है ताकि फ्यूचर में उसे पता रहे कि उसने इसे खाली कर दिया। इसके बाद फिंच एक ट्रक में बैठता है और अपने मैप का यूज करके रेगिस्तान बन चुके शहर से निकलता है। वहाँ कोई इंसान नहीं, इसीलिए फिंच बिना सोचे समझे ट्रक से कार को धक्का मारकर रास्ता बना लेता है। अचानक फिंच का सूट उसे एक बड़े तूफान के आने की चेतावनी देता है, तो वो जितना तेज हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बहुत सारी कार से टकराने के बाद वो शहर से ठीक समय पर भागने में सक्षम होता है। जल्द ही वो अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में पहुंच जाता है, जो कभी वो स्पेस कंपनी हुआ करती थी जहां वो काम करता था। तूफान करीब आ रहा था लेकिन फिंच डुई को खींचता है और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है, इससे पहले कि वो तूफान उसे उड़ा दे। अंदर सेफ होने के बाद फिंच अपने सूट और डुई को गहराई से साफ करता है और फिर वो नहाता है। अचानक उसे खांसी आने लगती है जिससे पता चलता है कि वो रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से धीरे धीरे मर रहा है। जब सब कुछ सेफली क्लीन हो जाता है तो फिंच उस एरिया में जाता है जिसे उसने एक अपार्टमेंट में बदल दिया है और वहाँ उसका डॉग गुडियर उसका स्वागत करता है। बहुत सारी हग्स और किसेस शेयर करने के बाद गुडियर तो फिंच का लाया हुआ डॉग फूड खाता है, लेकिन फिंच सिर्फ एक ड्रिंक लेता है क्योंकि उनके सप्लाईज कम हो रहे हैं। वो आज का लाया हुआ सामान फ्रिज में रखता है और एक पीच कैन को देखता रह जाता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि उसने इसे किसी खास पल के लिए बचा कर रखा है। इसके बाद फिंच अपने मेन प्रोजेक्ट पर काम करता है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो उसके जाने के बाद गुडियर का ख्याल रखेगा। एक रोबोट आर्म लाइब्रेरी की सारी बुक्स को पकड़ती है और एक स्कैनर में फीड करती है जो सारा नॉलेज एक डेटाबेस में अपलोड कर देता है, जिसे फिंच रोबोट के दिमाग के लिए यूज करेगा। वो सिर्फ तब रुकता है जब वो गुडियर के लिए बॉल फेंकता है और गुडियर खुशी खुशी उसे वापस ले आता है। शाम को देर से फिंच रेडिएशन के बारे में एक बुक पढ़ता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास कितना कम समय बचा है। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाता है। सोने की बजाय वो रोबोट को जल्दी से खत्म करने के लिए काम जारी रखता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिर का काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन आंखें मिसिंग है, तो वो डुई की आंखें निकाल लेता है और वादा करता है कि बाद में उसे रिप्लेस कर देगा। जब वो रोबोट को एक्टिवेट करता है तो वो बोलने के काबिल नहीं होता, लेकिन फिंच के सवाल पूछने पर हामी भर सकता है। फिंच बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत स्पीच इश्यू ठीक करने पर काम करता है, जिसके बाद रोबोट फाइनली बोल पड़ता है और ये सुनकर गुडियर उस पर भौंकता है। रोबोट अपना नाम जेफ चुनता है और ये साबित करता है कि उसे फिंच की स्कैन की हुई किताबों से बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स पता है, लेकिन उसे फिंच द्वारा प्रोग्राम किए गए डायरेक्टिव्स का पालन भी करना होता है, जैसे कि इंसानों को नुकसान न पहुंचाना। सबसे इम्पोर्टेंट है चौथा डायरेक्टिव जो कहता है कि फिंच के जाने के बाद उसे गुडियर की रक्षा करनी है। अचानक बिल्डिंग की पावर चली जाती है। फिंच को विंड टरबाइन को फिर से चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि जेफ गुडियर के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गुडियर उसके पैरों में पेशाब कर देता है। उसी वक्त फिंच को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान करीब आ रहा है, तो वो जल्दी से अंदर दौड़ता है और जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है। पता चलता है कि अगले 24 घंटों में 4 अलग अलग तूफान आएंगे और टकराकर एक सुपर स्टॉर्म में बदल जाएंगे जो लगभग 40 दिन तक रहेगा। इतनी बड़ी डिजास्टर में बचना इम्पॉसिबल है, इसीलिए फिंच डिसाइड करता है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। फाइनली अपने पीच कैन को खाते हुए और अपनी खून से बहती नाक को नजरअंदाज करते हुए वो अपने मैप को देखता है और रियलाइज करता है कि उनका एकमात्र चांस पश्चिम की तरफ सैन फ्रांसिस्को जाना है। फिर वो जेफ की पूरी बॉडी बनाना खत्म करता है और ट्रांसफर रेट बढ़ा देता है, जो अच्छा नहीं है क्योंकि डेटा सिर्फ 72% ही ट्रांसफर होगा, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। रोबोट बॉडी हेड से कनेक्ट हो जाती है और जेफ सफलतापूर्वक खड़ा हो जाता है। फिंच उसे चलना सिखाना शुरू करता है, जिसके वजह से गुडियर और ज्यादा भौंकता है। थोड़ा गिरना पड़ना होता है, लेकिन जल्द ही जेफ सीख जाता है। इसके बाद फिंच वो सब कुछ पैक करता है जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती है और अपने पोस्ट कार्ड का कलेक्शन भी साथ ही ले जाता है।
डुई चीजों से टकराता रहता है, तो फिंच उसे सिक्योरिटी कैमरा यूज करके नई आंखें दे देता है। फिर ये ग्रुप एक आरवी में बैठता है और फाइनली निकल जाता है। सफर के दौरान वो देखते हैं कि उनके आसपास की हर जगह अब एक रेगिस्तान है और फिंच उन्हें वाइल्ड फ्लावर और बीज के दिनों के बारे में बताता है। जेफ के सिर के अंदर एक लूज पीस है, इसलिए जब वो फाइनली एक शहर पहुंचते हैं तो फिंच उसे रिपेयर करने के लिए रुकता है। जब फिंच काम कर रहा होता है तो जेफ पोस्ट कार्ड कलेक्शन देखता है और नोटिस करता है कि फिंच एक सैन फ्रांसिस्को वाला पोस्ट कार्ड को एक खास जगह रखता है जो उसके चाचा ने भेजा था। जेफ को सिडनी वाला पोस्ट कार्ड पसंद आता है और वो वहाँ जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर है तो वो गोल्डन गेट देखने के लिए एक्साइटेड होने को मान जाता है। रिपेयर के बाद फिंच अनाउंस करता है कि वो सप्लाईज ढूंढने बाहर जाएगा और डुई मायूस हो जाता है जब उसे पता चलता है कि फिंच इस बार जेफ को साथ ले जाएगा। जब वो सड़क पर चल रहे होते हैं, फिंच जेफ को स्कैवेंजिंग के सारे बेसिक सिखाता है और आखिर में उन्हें एक मूवी थिएटर मिलता है। दरवाजा चेन से बंद है, लेकिन लकीली जेफ इतना ताकतवर है कि वो दरवाजे को खींचकर निकाल देता है। अंदर जेफ पहली बार खुद को शीशे में देखकर हैरान रह जाता है और फिंच को पॉपकॉर्न का एक बैग मिलने पर खुशी होती है। वो उसे बाहर लाता है और खोलकर जेफ को दिखाता है कि सूरज इतना तेज है कि वो सारे कॉर्न्स को सेकंड्स में पॉप कर देता है। उनके इस छोटे से खुशी के पल में रुकावट आती है। जब वो तूफान को उनके करीब आते हुए देखते हैं, वो तुरंत आरवी में वापस जाते हैं और शहर से निकल जाते हैं, लेकिन तूफान उन्हें पकड़ने ही वाला है। उनका एकमात्र चॉइस शेल्टर ढूंढना है, इसीलिए फिंच जेफ की हेल्प से वायर्स के साथ आरवी को बांधने लगता है। बीमारी की वजह से फिंच जल्दी थक जाता है, इसीलिए जेफ उसे अंदर भेज देता है और तब तक वो बाकी का काम खत्म करता है। गुडियर को एक कैबिनेट में भेज दिया जाता है और फिंच सभी खिड़कियों को कवर कर देता है। फिर जेफ को बुलाता है जो आखिरी वायर लगाकर दौड़कर आरवी में घुस जाता है, ठीक उससे पहले कि तूफान व्हीकल से टकराए। तूफान के टकराने पर आरवी तेजी से हिलने लगती है और फिंच और जेफ दोनों फर्नीचर को पकड़े रहते हैं, जबकि सारे वायर्स एक एक करके टूटने लगते हैं जब तक कि सिर्फ एक ही वायर बचता है। कई मिनट हिलने के बाद तूफान चला जाता है और ग्रुप बाहर आता है। फिंच नोटिस करता है कि वो आखिरी बचा हुआ वायर वही था जिसे जेफ ने अपनी जबरदस्त ताकत से लगाया था, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि एक टायर टूट चुका है। उनके पास स्पेयर टायर तो है और जेफ अपनी ताकत यूज करके आरवी को उठा सकता है ताकि फिंच उसे बदल सके। ग्रुप उसी जगह रात बिताता है शांति से आराम करने के लिए और अगली सुबह वो सोलर पैनल्स खोलते हैं ताकि आगे बढ़ सके। जेफ गुडियर पर भौंककर जवाब देता है, ये सोचकर कि वो डॉग लैंग्वेज सीख सकता है, तो फिंच उसे एक्सप्लेन करता है कि गुडियर को उस पर भरोसा करने में समय लगेगा। बाद में जब वो फिर से रोड पर होते हैं तो जेफ पूछता है ट्रस्ट क्या होता है। फिंच इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए वो एक स्टोरी सुनाता है। अपनी पहली जॉब में उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बुरे वर्कर्स की टीम में डाल दिया गया था। फिंच ने अकेले ही एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन बाद में उसने पूरी टीम को क्रेडिट दिया जिससे उनका भरोसा जीत लिया। हालांकि जेफ को ये स्टोरी समझ नहीं आती और वो कहता है कि फिंच की प्रॉब्लम तो यही थी कि उसने उन पर भरोसा नहीं किया था। कन्वर्सेशन रुक जाती है जब फिंच पागलों की तरह खांसने लगता है, इसीलिए वो ब्रेक लेने के लिए रोड के किनारे एक रेस्टोरेंट पर रुकता है। वो आरवी को छाया के लिए एंट्रेंस के बगल में पार्क करता है और सूट के बिना ही रेस्टोरेंट में दौड़ता है, जहां उसे खून की खांसी आने लगती है। अचानक उसे भौंकने की आवाज आती है और पता चलता है कि गुडियर जेफ के साथ बाहर जाने से मना कर रहा है, तो फिंच को लीज पकड़नी पड़ती है और जेफ को आरवी की हिफाजत करने को कहकर डॉग को अपने साथ रेस्टोरेंट लाना पड़ता है। जब फिंच गुडियर के साथ प्यार भरे पल बिताने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ जेफ आरवी चलाना सीखने की कोशिश करता है। वो कुछ म्यूजिक चलाने में कामयाब हो जाता है और फिर वो आरवी को चलाने की कोशिश करता है और गलती से एक कार को टक्कर मार देता है। फिंच ये नोटिस करता है और बाहर दौड़ता है, तो गुडियर भी उसका पीछा करता है और लगभग सूरज के नीचे आ जाता है। लकीली फिंच उसे ठीक समय पर रोक लेता है। फिर फिंच जेफ को उसकी हरकतों के लिए डांटता है और उसे आरवी को वापस लाने को कहता है, लेकिन जेफ उसको रेस्टोरेंट के कॉलम से टकरा देता है। गुस्से में फिंच अपने हाथ कुछ सेकंड के लिए सूरज की रोशनी में रखता है, ये साबित करने के लिए कि वो कितना बुरा जलाता है। वो जेफ पर चिल्लाता भी है, उसे बड़ा होने को कहता है और याद दिलाता है उसकी प्रायोरिटी गुडियर का ख्याल रखना है। रोड पर वापस आने के बाद फिंच नोटिस करता है कि जेफ उदास और शांत है, तो वो उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसे ढंग से ड्राइव करना सिखाता है। शुरू में जेफ काफी अनाड़ी होता है और कुछ पत्थरों की बनावटों से टकराता है, लेकिन जल्द ही वो सीख जाता है और कॉन्फिडेंस से ड्राइव करता है।
जब रात होती है तो वो कैंप लगाने के लिए रुकते हैं और नॉर्दर्न लाइट देखते हैं, जो अब ओजोन लेयर ना होने की वजह से आसानी से दिखाई देती है। जेफ सोचता है कि वो रात में ड्राइव क्यों नहीं करते, तो फिंच एक्सप्लेन करता है कि भूखे लोग छाया में हमला करते हैं, इसलिए ये डेंजरस है। अगली सुबह जेफ को गुडियर के भौंकने की आवाज आती है और वो फिंच को चेक करने के लिए दौड़ता है, जो उल्टी कर रहा है और बुरी तरह कांप रहा है। जेफ उसका ख्याल रखता है और उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है, जबकि वो ड्राइव करना जारी रखता है। आखिर में वो एक और शहर तक पहुंच जाते हैं। जेफ गुडियर को फिंच के पास रहने को कहता है, जबकि वो और डुई सप्लाई ढूंढने बाहर जाते हैं। वो एक हॉस्पिटल में घुसते हैं और आसपास देखते हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। जेफ डुई को एंट्रेंस की हिफाजत करने को कहता है, जबकि वो ऊपर सर्च करता है। उनमें से किसी को भी ये नोटिस नहीं होता कि कोई उन्हें छाया से देख रहा है। जेफ कुछ दवाइयाँ और एक जैकेट ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो पहनने का फैसला करता है। वो एक कैबिनेट भी खोलता है जो यूजफुल चीजों से भरा है। नीचे डुई को कुछ खाना मिलता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो एक ट्रैप में चला जाता है जो उसे तुरंत नष्ट कर देता है। इसी बीच फिंच जागता है और डिस्कवर करता है कि उसके रोबोट्स गायब है। वो अंदाजा लगाता है कि वो मुश्किल में है, तो वो अपनी कमजोर हालत में भी सूट पहनता है और उनका पीछा करता है। वो डुई को ऐसी खराब हालत में देखकर बहुत दुखी होता है और उसके दुख को रोकने के लिए उसे बंद कर देता है। फिर वो नोटिस करता है कि कुछ हिलडुल रहा है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो जेफ होता है अपने नए कोट में। फिंच उसे डांटता है कि वो ये नहीं पहचान पाया कि ये जगह ट्रैप है। फिर वो दौड़ना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें पास में कुछ शोर सुनाई देता है। सीढ़ियों पर फिंच को खांसी आने लगती है और वो घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन शोर करीब आ रहा है तो जेफ उसे उठाता है और वो बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। जैसे ही वो आरवी तक पहुंचते हैं, वो तुरंत तेज स्पीड से ड्राइव करके निकल जाते हैं। ये नोटिस नहीं करते कि एक कार उनका पीछा कर रही है। घंटों बाद रात होने पर फिंच फाइनली पीछा करती हुई कार को देखता है, क्योंकि जेफ ड्राइव कर रहा है और अंधेरे में देख सकता है। वो हेडलाइट बंद कर देते हैं, लेकिन कार फिर भी उनका पीछा कर रही है। फिर वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिंच आगे एक अंडरपास नोटिस करता है, तो वो आरवी को रोड से मोड़ देता है। जेफ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि आरवी की हाइट अंडरपास से ज्यादा है, लेकिन फिंच पैनिक कर रहा है और आरवी को उसके नीचे छुपाने की कोशिश में ड्राइव करता रहता है। और ना चाहते हुए जेफ सही होता है और अंडरपास आरवी के सोलर पैनल को तोड़ देता है। तो जेफ को अपनी ताकत का यूज करके आरवी को धकेलना पड़ता है, जब तक कि वो पूरी तरह से छिप नहीं जाती। ग्रुप तनाव में है और वो कार के गुजरने का इंतजार करते हैं और जेफ डिस्कवर करता है कि फिंच आत्मरक्षा के लिए गन रखता है। और फाइनली कार चली जाती है और फिंच नुकसान देखने के लिए बाहर आता है और इसके लिए खुद को दोष देता है। फिंच इसे रिपेयर नहीं कर सकता, इसीलिए उसे यकीन है कि वो सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएगा। और जब जेफ उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है तो फिंच गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। जेफ हार नहीं मानता और आरवी में फिंच का पीछा करता है, उसे बताने के लिए कि वो उस पर भरोसा करता है। तो फिंच जवाब में एक कहानी सुनाता है। सोलर फ्लेयर होने के बाद लोग बस बचना सीख रहे थे। फिंच एक सुपरमार्केट में घुसा था और उसे सिर्फ नूडल्स का एक बैग मिला था, लेकिन जल्द ही उसने एक माँ और बेटी को सामान से भरी ट्रॉली के साथ देखा। लड़की के हाथ में एक गन थी और माँ उसे बार बार याद दिला रही थी कि अगर वो किसी को देखे तो गोली मार दे। गोली लगने के डर से फिंच छिपा रहा। उसी वक्त शॉटगन के साथ एक पागल आदमी आया और उन दोनों से उनका सामान मांगा, तो माँ ने खुद को बचाने की कोशिश की। झगड़े के बीच उस आदमी ने कई बार फायर किया और जब तक फिंच बाहर आया, माँ और बेटी दोनों मर चुकी थी। हालांकि उसने एक आवाज सुनी और लड़की के बैकपैक को चेक किया, जहाँ उसे एक डरा हुआ छोटा पपी मिला। उस दिन फिंच ने गुडियर को अडॉप्ट किया और उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करने का वादा किया। और वही दिन था जब उसने ये सीखा कि किसी पर भरोसा नहीं करना। अगली सुबह फिंच आराम करता है, जबकि जेफ ड्राइव करना जारी रखता है। जेफ पोस्ट कार्ड भी चेक करता है और पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को वाला पोस्ट कार्ड डैड से साइंड है, अंकल से नहीं, और बाकी सबके पीछे कुछ नहीं लिखा। अचानक कंप्यूटर अनाउंस करता है कि यहाँ यूवी क्रिटिकल नहीं है और आरवी एक तितली से टकरा जाती है। कंफ्यूज्ड जेफ व्हीकल को रोकता है और फिंच को जगाकर उसे दिखाता है कि क्या हुआ है। शॉक होकर फिंच अपने हाथ बाहर निकालता है, लेकिन वो जलते नहीं। वो तुरंत बाहर आता है और एक्साइटेडली फिर से सूरज की गर्मी का मजा लेता है। वो और तितलियां और पास में एक फूल देखकर हैरान भी होता है। घंटों बाद जब वो सफर जारी रखता है तो उस एरिया में बहुत सारे पौधे उगे हुए दिखते हैं
जश्न मनाने के लिए फिंच अपना अच्छा सूट पहनता है और आरवी रोककर सूरज के नीचे पिकनिक करता है। जेफ कन्फेस करता है कि कल रात उसने ब्रिज पर उस ग्रुप को देखा था, जिससे फिंच एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि जेफ सपने देख रहा है। फिर जेफ फिंच से पूछता है कि उसने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों बोला, तो फिंच एक नई कहानी सुनाता है। जब वो बच्चा था उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसके पिता के खून में वाइकिंग ब्लड है, और फिंच जेफ को एक वाइकिंग फ्यूनरल की तस्वीर दिखाता है। उसके पिता फिंच के पैदा होने से पहले ही चले गए थे क्योंकि वो एक इंजीनियर थे जो ब्रिज बनाते थे और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ट्रैवल करते थे। फिंच का उनसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया जब तक कि उसके 15th बर्थडे पर उसे अचानक पोस्ट कार्ड नहीं मिला। उसके पिता ने लिखा था कि वो उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन अपने बेटे से मिलेंगे, और फिंच ने उस रियूनियन के लिए ये फैंसी सूट खरीदा था। पर बदकिस्मती से उसने अपने पिता से फिर कभी नहीं सुना, लेकिन उसने अपना पोस्ट कार्ड कलेक्शन शुरू कर दिया। कहानी सुनकर भावुक होकर जेफ एक्साइटेडली अनाउंस करता है कि अगर वो जल्दी करें तो वो 18 घंटों में गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं, लेकिन फिंच उसे याद दिलाता है कि वो जल्दी मर जाएगा और वहां नहीं पहुंच पाएगा। जेफ से प्रॉमिस लेने के बाद कि वो गुडियर का अच्छे से ख्याल रखेगा, फिंच जेफ को डॉग के साथ खेलना सिखाने के लिए बॉल फेंकता है। जेफ भी बॉल फेंकता है, लेकिन गुडियर हमेशा फिंच के पास ही लाता है क्योंकि वो अभी तक जेफ के साथ घुला मिला नहीं है। अचानक फिंच को खून की खांसी आने लगती है, और जब जेफ पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है, तो फिंच कहता है उसने ऑलरेडी कर दी। फिर वो जेफ का हाथ हिलाता है और वो एक गर्म झप्पी शेयर करते हैं। इसके बाद फिंच आराम करने के लिए आरवी में चला जाता है, जबकि गुडियर उस पर नजर रखता है। जेफ बाहर रुककर उसका सामान उठाता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है उसे गुडियर के रोने की आवाज आती है और वो जान जाता है कि फिंच आखिरकार गुजर चुका है। अपने प्यारे दोस्त की इज्जत में जेफ और गुडियर उसे वाइकिंग फ्यूनरल देते हैं। उसे उसके यूवी सूट के साथ जला देते हैं। शुरू में जेफ खोया हुआ महसूस करता है और उसे पता नहीं चलता कि क्या करे, लेकिन जल्द ही उसे डॉग का ख्याल रखने का अपना वादा याद आता है। वो गुडियर को खाना खिलाता है, फिर उसके साथ फैच खेलता है और पहली बार गुडियर बॉल जेफ के पास वापस लाता है। साथ खेलने से उनके बीच बॉन्ड बनता है और गुडियर जेफ को गले भी लगाता है। इसके बाद वो फिर से रवाना हो जाते हैं अपनी जर्नी पूरा करने के लिए। जब वो फाइनली सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं, जेफ फिंच के लिए एक मेमोरियल बनाता है और फिर वो गुडियर के साथ गोल्डन गेट देखने जाता है। वो उसकी खूबसूरती से हैरान है, लेकिन वो और ज्यादा हैरान होता है लोगों द्वारा छोड़े गए इतने सारे मैसेज को देखकर, जो उन्होंने अपने प्यारों के लिए छोड़े थे, ये बताने के लिए कि उन्हें कहाँ ढूंढे। ये देखकर कि और भी सर्वाइवर है, जेफ गुडियर से कहता है कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो वो उन दोनों की ड्राइंग वाला पोस्ट कार्ड वहाँ लटका देता है और फिर डॉग के साथ निकल जाता है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करे, लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।